कहानी की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि बाथरूम में नहा रही थी। जैसे ही वो नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तभी वो बाहर कुछ लोगों को देखती है जिन्होंने अपने चेहरे पर अजीब से मास्क पहने हुए थे और ये लोग इस लड़की का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इस लड़की ने इन लोगों को देखा वो जोर से चिल्लाती है। यहीं पर यह सीन कट हो जाती है। आखिर ये लोग कौन थे और उन लोगों ने इस लड़की के साथ में क्या किया, ये हम लोग इस मूवी में आगे देखेंगे। कहानी शुरू होती है फरहाना नाम की एक औरत से। फरहाना एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी शादी हो चुकी है। फरहाना के 3 बच्चे भी हैं। वहीं फरहाना के फादर की एक जूते की दुकान है। फरहाना का पति भी वहीं पर काम करता है। फरहाना का पति एक सीधा साधा आदमी था। वहीं फरहाना के पिता की जो जूते की दुकान थी वो भी अब ज्यादा नहीं चलती है, जिसके वजह से फरहाना के पति की भी इनकम बहुत कम है। इन सब को देखते हुए फरहाना अपने पिता से ये पूछती है, अगर आप इजाजत दे तब मैं भी कोई जॉब कर सकती हूँ। लेकिन फरहाना के पिता इस बात से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि वो औरतों का घर से बाहर काम करना अच्छा नहीं मानते थे। यहाँ तक कि फरहाना के पास अपना कोई मोबाइल भी नहीं था। घर में एक टेलीफोन है लेकिन कॉल को रिसीव करने की इजाजत फरहाना को नहीं है। जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है तब फरहाना अपने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार में मांगती है ताकि इनके घर का खर्चा चल पाए। एक बार वो अपने पति के साथ में अपने दोस्त की शादी में जाती है जो कि एक क्रिश्चियन लड़की थी। उन लोगों को देखकर फरहाना ये सोचती है इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है। यहीं पर फरहाना को उसकी बचपन की दोस्त मिलती है। उसकी दोस्त का नाम निया था। फरहाना के साथ बात करने के बाद में निया को उसकी कंडीशन समझ में आती है। इसके बाद वो फरहाना को अपनी कंपनी का कार्ड देती है और वो कहती है कल तुम मेरी कंपनी में आ जाना, वहाँ इंटरव्यू चल रहा है। फरहाना इस जॉब इंटरव्यू के बारे में अपने पति करीम को बताती है। फरहाना का पति उसे काफी सपोर्ट करता था, इसलिए वो दूसरे दिन ही फरहाना को लेकर इंटरव्यू में जाता है। इंटरव्यू देने के बाद में फरहाना जब निकलती है तब उसने करीम को ये बताया कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। ये सुनकर करीम बहुत खुश तो नहीं होता है लेकिन वो फरहाना को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे इस बात की समझ है कि वो बहुत कम पैसे कमाता है जिसके वजह से उसकी पत्नी को काम करना पड़ेगा और ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। इसके अगले दिन जब फरहाना अपने जॉब में जाने के लिए तैयार हो रही थी उसके अब्बू को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर करीम फरहाना के लिए एक चप्पल लेकर आता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। इसके बाद हम लोग फरहाना को उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ उसे मालूम चलता है कि अभी उसकी ट्रेनिंग होगी। असल में ये कंपनी एक क्रेडिट कार्ड सेलिंग सेंटर है। फरहाना पहली बार डरते हुए किसी कस्टमर से बातें करती है और उसे अच्छी तरह समझाकर अपना पहला क्रेडिट कार्ड बेचती है। धीरे धीरे फरहाना इस काम में बहुत माहिर हो जाती है। फरहाना अब बहुत खुश थी क्योंकि उसे अब सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव भी मिल रहा था। इधर फरहाना के ऑफिस के एक फ्लोर ऊपर एक और ऑफिस मौजूद है और वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को फरहाना के ऑफिस से ज्यादा इंसेंटिव मिलता था। उन लड़कियों को ऑफिस आने के लिए कार दिया गया था, साथ ही साथ सभी के पास में आईफोन भी था। जब फरहाना इन सब चीजों को देखती है तब उसे भी ये मन करता है कि वो भी उस ऑफिस में काम करे। अब निया भी काम करते हुए उसी डिपार्टमेंट में जा चुकी है। फरहाना एक बार निया से मिलकर उससे ये कहती है मुझे भी उस डिपार्टमेंट में काम चाहिए। निया उससे कहती है तुम अभी जहाँ पर हो वो जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, हमारी वाली जॉब तुम नहीं कर पाओगी। एक दिन फरहाना के छोटे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए ये लोग बच्चे को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर ने बताया इस बच्चे के लंग्स में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए तुरंत ऑपरेशन करना होगा और उस ऑपरेशन में काफी खर्च होंगे और वो ऑपरेशन काफी महंगा है। अब इन लोगों के पास उतने पैसे तो नहीं थे, इसलिए ये लोग लोन लेकर बच्चे का ऑपरेशन करवाते हैं। अब लोन की अमाउंट काफी बड़ी थी, इसलिए फरहाना अब फिर से निया के पास में जाती है। वो कहती है प्लीज मुझे तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम दिला दो। निया को ये सब तो अच्छा नहीं लगता लेकिन वो फरहाना के बार बार कहने पर उसे लेकर अपने बॉस के पास में जाती है। बॉस निया से कहते हैं तुम फरहाना को हमारे काम के बारे में सब कुछ समझा दो। इसके बाद एक हफ्ते के लिए हम लोग फरहाना का परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर उसका परफॉर्मेंस ठीक रहा तब हम लोग इसके जॉब को कंटिन्यू कर देंगे। निया अब फरहाना को ये बताती है ये काम तुम्हारे पुराने वाले काम से काफी अलग है क्योंकि ये काम एक ऑनलाइन कॉलिंग सर्विस है। यहाँ लोग हमें सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं ताकि वो लोग लड़कियों से मनचाही बात कर सके। असल में साफ साफ कहूँ तो हम लोगों को कॉलर के साथ में गंदी बातें करनी होती है। तुम जितनी देर कस्टमर को लाइन पर रोक कर रखोगी तुम्हारा पैसा उतना ही ज्यादा बनेगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ के काफी नियम है, जैसे तुम किसी भी कस्टमर को अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हो, यहाँ तक कि तुम अपना असली नाम भी नहीं बताओगी और अगर किसी ने इन रूल्स को तोड़ा तब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस कंपनी में विवेक नाम का एक लड़का था जो कि सभी लड़कियों पर नजर रखता था और वो इन सभी की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी रखता था ताकि इनके परफॉर्मेंस को देखा जा सके। ये सब बताने के बाद में निया एक कस्टमर से बातें करने लगती है। उसकी बातों को सुनकर फरहाना को काफी बुरा लगता है। वो घर आने के बाद में ये सोचती है वो इस काम को नहीं करेगी बल्कि अपनी पुराने वाली जॉब को ही करेगी। फरहाना को परेशान देखकर करीम उससे इसका कारण पूछता है। फरहाना कहती है आज एक कस्टमर ने मुझसे बहुत बुरे तरीके से बात की। तब करीम उसे समझाता है ये तो जॉब का पार्ट है, मैं भी जब दुकान में चप्पलें बेचता हूँ मुझे भी कई कस्टमर्स ऐसे ही बोलते हैं। करीम के साथ से फरहाना को बहुत हिम्मत मिलती है। इसके बाद वो फिर से निया के ऑफिस में जाती है। वो निया से पूछती है आखिर ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। निया उसे समझाती है लोग हमारे पास उन फीलिंग्स को भी कह देते हैं जो कि वो अपने परिवार या फिर बीवी से नहीं कह पाते। फरहाना को समझाने के बाद में निया अपने काम में चली जाती है। इधर फरहाना की ट्रेनिंग भी चल रही थी। इस ऑफिस में सोफिया नाम की एक लड़की भी काम करती है जो कि इस ऑफिस की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है। फरहाना अभी किसी भी कस्टमर से बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। एक बार फरहाना के पास एक कस्टमर का कॉल आता है जो कि उससे कोई गंदी बात
नहीं बल्कि बहुत ही इज्जत के साथ में बातें करता है। उसकी रिस्पेक्टफुल बातों को सुनकर फरहाना बहुत खुश होती है। फरहाना को लगता है ये आदमी बहुत अच्छा है। जिस आदमी ने फरहाना को कॉल किया था उस आदमी का नाम डेलन था, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताता। फरहाना भी रूल्स के हिसाब से अपना नाम ईसा बताती है। अब फरहाना और डेलन के बीच में रोज लंबी लंबी बातें होती हैं। डेलन से लंबी बातें करने की वजह से फरहाना का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फरहाना इस ऑफिस में इतना आगे निकल चुकी थी कि उससे आगे सिर्फ सोफिया थी। एक दिन फरहाना डेलन को ये बताती है वो जल्द ही इस जॉब को छोड़ने वाली है क्योंकि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। डेलन कहता है तुम ऐसा मत करो, हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन चुका है और मुझे तुमसे बातें करने में काफी अच्छा फील होता है। डेलन की ये बातें फरहाना को अच्छी लगती है। अब वो इस जॉब को कंटिन्यू करने का इरादा करती है। फरहाना से बात करते हुए डेलन ये जान जाता है कि फरहाना एक मुस्लिम है। फरहाना ये जानकर चौंक जाती है कि डेलन को उसके रिलीजन के बारे में पता है, लेकिन फरहाना को भी अब डेलन से बात करके उस पर इतना तो भरोसा हो गया था कि वो एटलीस्ट अपने रिलीजन के बारे में उसे बता सके। इन दोनों की बातों को विवेक भी सुनता है। उसे तो ये बात पक्का था कि फरहाना और डेलन के बीच में कुछ तो जरूर है। डेलन पूछता है अभी तो रमजान का महीना है, तुम रोजे रखकर इतनी बातें मुझसे कैसे कर लेती हो। वो लाइन में रहकर फरहाना को कुछ देर आराम करने के लिए कहता है। एक दिन वो कहता है मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। फरहाना कहती है आप किसी गरीब को दे देना, मेरे लिए वही बहुत खुशी की बात होगी। जब फरहाना अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में बैठी हुई थी तभी वो एक भिखारी के पास में ईसा नाम का एक पैकेट देखती है। फरहाना इस पैकेट को देखकर बहुत चौंक जाती है। फरहाना भिखारी से पूछती है तुम्हें ये किसने दिया। भिखारी कहता है मुझे एक आदमी ने दिया था और उसने मुझे ये ईसा नाम की लड़की को देने के लिए कहा है, साथ ही साथ उन्होंने मुझे काफी पैसे भी दिए। फरहाना जब उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तब वहाँ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वो इस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तब उसके पास डेलन का कॉल नहीं आया। उसे समझ में नहीं आता आज डेलन ने उसे क्यों कॉल नहीं किया, क्या डेलन को कुछ हो गया है। फरहाना के पास में और भी लोगों की कॉल आ रही थी लेकिन वो किसी भी कॉल को रिसीव नहीं करती। फरहाना कई दिनों तक डेलन के कॉल का इंतजार करती है। इसके बाद वो सोफिया के साथ में जाकर अपने लिए एक मोबाइल लेती है। वो सोफिया को अपना आधार कार्ड देती है ताकि वो फरहाना के लिए एक सिम कार्ड ले ले। एक दिन फरहाना न्यूज़पेपर में एक न्यूज देखती है एक म्यूजिशियन की एक्सीडेंट में मौत हो गई है जो कि किसी लड़की से ऑनलाइन चैटिंग करता था। इस खबर को सुनकर फरहाना को ऐसा लगा जैसे शायद यही डेलन है। इन सारी बातों को वो निया को भी बताती है। तभी अचानक एक दिन फरहाना के पास में डेलन का कॉल आता है। वो फरहाना को कॉल ना करने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है मेरा फोन खराब हो गया था जिसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। फरहाना कहती है मुझे तो ऐसा लगा था जैसे आपको कुछ हो गया हो, इसलिए अब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फरहाना की बात सुनकर डेलन सबसे पहले अपना नाम बताता है और वो कहता है कल ईद का दिन है और मैं तुमसे कल ही मिलना चाहता हूँ। फरहाना उसकी बात मान जाती है और कहती है मैं आपके लिए बिरयानी लेकर आऊंगी। इधर विवेक भी इनकी बातों को सुनता है। इनकी बातों को सुनकर वो सबसे पहले इन बातों को बॉस को बताने की सोचता है, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक जाता है क्योंकि वो भी अब फरहाना की तरह इस आदमी को देखना चाहता है। ईद के दिन फरहाना बहुत खुश थी और वो खुशी से बिरयानी बनाती है। ईद के दिन में सभी लोग घर पर थे इसलिए फरहाना को बाहर जाने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन शाम में जैसे ही सभी लोग घूमने के लिए जाने वाले थे फरहाना तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उनके साथ जाने से मना कर देती है। अब सबके जाने के बाद में फरहाना एक टिफिन में बिरयानी पैक करती है और वो डेलन से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में अचानक करीम की नजर फरहाना पर पड़ती है और वो चुपचाप फरहाना का पीछा करने लगता है क्योंकि फरहाना ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था, इसलिए करीम को उस पर शक होता है और वो चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। फरहाना अब मेट्रो तक पहुंच चुकी है। यहाँ विवेक भी था जो कि डेलन को देखने के लिए आया था। तभी अचानक फरहाना के पास में निया का कॉल आता है जो कि उसे बताती है सोफिया अपने क्लाइंट के साथ में बाहर भी मिलती है। उसका क्लाइंट उसे एक होटल में लेकर गया था जहाँ और भी लोग थे। वो सभी लोग सोफिया के साथ में एंजॉय करना चाहते थे। जब सोफिया ने उन लोगों को मना किया तब उन लोगों ने सोफिया को मार दिया। असल में मूवी के शुरुआत में हमने जिस सीन को देखा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सोफिया थी। निया की सारी बातों को सुनकर फरहाना बहुत डर जाती है क्योंकि वो भी सोफिया के रास्ते पर चल चुकी थी। वो डर के मारे टिफिन को वहीं पर छोड़कर जल्दी से अपने घर में लौट आती है। जब वो घर में आती है तब पहले से घर में पुलिस मौजूद होती है। ये पुलिस सोफिया के मामले में फरहाना से पूछताछ करने के लिए आई थी क्योंकि सोफिया के बैग में फरहाना का आधार कार्ड मिला था जो कि वो सोफिया से वापस लेना भूल गई थी। पुलिस फरहाना से पूछताछ करके चली जाती है। अब घर वालों को फरहाना के फोन के बारे में भी पता चल चुका था। ये सब होने की वजह से फरहाना के अब्बू उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन करीम उससे कुछ नहीं कहता। जब अगले दिन फरहाना निया को कॉल करके जॉब में आने से मना करती है तब करीम उसे समझाता है अगर तुम अचानक ऐसे जॉब को छोड़ दोगी तब सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि जरूर तुमने कुछ न कुछ किया होगा, इसलिए तुम्हें जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए। करीम की बातों को मानकर फरहाना फिर से ऑफिस में जाती है। अब सोफिया के मौत की वजह से सभी लड़कियों को फिर से अच्छे से नियम बताए जाते हैं। अब फरहाना फिर से जब काम में लग गई तभी उसके पास डेलन का कॉल आया। फरहाना अब डेलन को एज ए कस्टमर लेकर बात करने की कोशिश करती है। डेलन फरहाना से पूछते हैं आप कल क्यों नहीं आए। फरहाना उससे रूड होकर ये कहती है हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, मैं इस ऑफिस में काम करने के लिए आती हूँ, ना कि कोई रिश्ता बनाने। फरहाना की इन बातों को सुनकर डेलन कॉल कट कर देता है और इसके बाद कुछ दिनों तक उसका कॉल नहीं आता। एक दिन डेलन की बातें करते हुए निया फरहाना को ये समझाती है तुम्हें ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें पहले उसकी बातों को सुनना था। अगर अब तुम्हारे पास उसका कॉल आए तब तुम पहले उसे अपनी सारी बातें बताना। फरहाना अब डेलन को सारा कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक डेलन का कॉल आता है
है। फरहाना कुछ बोल पाती उससे पहले ही डेलन ये कहता है, तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो क्या मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा? इतने दिनों तक जब मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया था तब मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था और अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर डेलन फरहाना का असली नाम लेकर उसे पुकारता है। साथ ही साथ वो उसके ऑफिस से लेकर उसके घर तक का एड्रेस जान चुका है। वो कहता है, मैं तुम्हें हर वक्त फॉलो करता हूँ और तब तक करता रहूंगा जब तक तुम मेरी बातों को मानकर मुझसे मिलने के लिए नहीं आ जाती। फरहाना डेलन की इन बातों को सुनकर बहुत डर गई। वो डरते हुए घर जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डेलन अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। इधर घर में पहुंचते ही वो ईसा नाम का एक पार्सल देखती है। उस पार्सल को देखकर करीम पार्सल वाले से ये कहता है, इस एड्रेस में ईसा नाम की कोई लड़की नहीं रहती। इसके अगले दिन जब फरहाना के पास में डेलन का कॉल आया तब फरहाना ने उससे कहा, अगर तुम मेरा पीछा हमेशा करते रहोगी तब मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। डेलन कहता है, तुम पुलिस के पास में शौक से जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरे पास तुम्हारी सारी बातों की रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि मैं तुम्हारे पति और परिवार वालों को दिखा दूंगा। इन बातों को सुनकर फरहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काम खत्म करने के बाद में जब वो घर जा रही थी तभी वो देखती है काली शर्ट पहना हुआ आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो उस शख्स को चकमा देने की कोशिश करती है। यहाँ पर फरहाना को ये बात मालूम चलती है, ये ब्लैक शर्ट वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी का पति करीम था। फरहाना करीम से पूछती है, अगर आपको मेरे पर शक है तो आपने मुझे फिर से नौकरी पर क्यों भेजा? तब करीम उसे वही बिरयानी वाला टिफिन दिखाते हुए ये कहता है, उस दिन भी मैंने तुम्हारा पीछा किया था और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि तुम्हें किसी से खतरा है और मैं तुम्हारे पीछे इसलिए जाता हूँ ताकि कोई तुम्हें नुकसान ना पहुँचा पाए। बाकी तुम मुझे बताओ या फिर नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा और काम के बाद में ऑफिस से लेने मैं ही जाऊंगा। अब करीम की बातों को मानकर फरहाना रोज करीम के साथ में ऑफिस आने जाने लगती है। इधर विवेक को ये मालूम चल जाता है कि डेलन कैसे फरहाना को टॉर्चर कर रहा है, इसलिए अब वो अपने ऑफिस में ऐसा सिस्टम लगाता है कि डेलन का कॉल फरहाना को छोड़कर बाकी लड़कियों के पास में जाए। अब डेलन ने जब भी फरहाना को कॉल करने की कोशिश की, डेलन का कॉल फरहाना के पास में नहीं बल्कि बाकी लड़कियों के पास में गया। डेलन अब फरहाना का पीछा करते हुए ये देखता है कि उसका पति उसे लेने और छोड़ने के लिए आता है। इस बात से गुस्सा होकर डेलन ने करीम का एक्सीडेंट करवा दिया। इसके बाद वो करीम के फोन को चुराकर फरहाना को ये बताता है, तुम्हारे हस्बैंड को मैंने पनिशमेंट दिया है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, अभी वो मरा नहीं है लेकिन वो हॉस्पिटल में आराम कर रहा है। उसकी बातों को सुनकर फरहाना करीम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है करीम के पैरों पर चोट आई है लेकिन करीम बिल्कुल ठीक है। अब बहुत हो चुका था, इसलिए अब फरहाना डेलन को फेस करना चाहती थी। वो डेलन के गिफ्ट वाले सामान का पता करते हुए उसके क्रेडिट कार्ड तक पहुँच जाती है और ये क्रेडिट कार्ड उसी कंपनी का था जहाँ फरहाना पहले काम किया करती थी। अब फरहाना को पुराने वाले ऑफिस के जरिए डेलन का घर का पता मालूम चल जाता है। साथ ही साथ फरहाना को यह भी मालूम चल जाता है कि डेलन अभी किसी मॉल में अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा है। इसके बाद वो तुरंत उस मॉल में पहुंचकर आखिरकार डेलन को ढूंढ लेती है। इधर निया फरहाना को कॉल करके उसे पहचानने में उसकी मदद करती है। इसके बाद फरहाना अपने मुंह में नकाब बांधकर डेलन का फोन चोरी करने के लिए जाती है क्योंकि उसी फोन में फरहाना और डेलन के बीच में हुई बातों की रिकॉर्डिंग्स हैं। इससे पहले कि फरहाना उस फोन को ले पाती, डेलन उसे पहचान कर उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन फरहाना उसकी आंख में पेपर स्प्रे छिड़क कर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। इसके बाद वो उस फोन को लेकर एक दुकान में जाती है ताकि फोन का पासवर्ड क्रैक करवा सके। फोन के खुलने के बाद में फरहाना को उस फोन में कुछ नहीं मिलता क्योंकि डेलन ने कुछ दिन पहले ही फोन का सारा डेटा कहीं और ट्रांसफर कर दिया था। इस बात से फरहाना बहुत सैड हो जाती है क्योंकि डेलन ने उसे धमकी दी थी कि वो सारी रिकॉर्डिंग्स को उसके परिवार और उसके पति को भेज देगा। डेलन इस बात को लेकर उसे टॉर्चर कर रहा था जिस बात से फरहाना बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि वो अपने पति के सामने जाने में भी बहुत डर रही थी। इसके अगले दिन हम लोग फरहाना को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो डेलन से कहती है, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर में आ रही हूँ। डेलन इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। तभी ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम लोग ईद वाले दिन में डेलन को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन में बैठकर फरहाना के आने का वेट कर रहा था। उसने एक लेडी को फरहाना समझकर छू लिया था। इसके बाद वो औरत गुस्से में डेलन को एक तमाचा मारती है। डेलन के इस कारनामे की वजह से सभी लोग डेलन को अजीब नजरों से देख रहे थे जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा था और फरहाना भी उससे मिलने के लिए नहीं आई। और जब इसके अगले दिन उसने फरहाना से बात किया तब फरहाना ने उससे अच्छे से बात नहीं की, इसलिए अब डेलन इन सभी चीजों का बदला फरहाना से लेना चाहता था। अब ये मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। फरहाना अब डेलन के घर में पहुंच चुकी है। डेलन करीम को कॉल करके ये बोलता है, तुम्हारी बीबी मेरे घर में आई है और वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम यहाँ आकर अपनी बीबी को लेकर जाओ। डेलन कहता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा था लेकिन तुमने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। तभी यहाँ पर करीम भी आता है जो कि फरहाना को यहाँ देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंकता क्योंकि पिछली रात में जब फरहाना अपने पति के पास में डरते हुए गई थी तब करीम ने बड़े प्यार से अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ। फरहाना अपनी सारी सच्चाई उसे बताती है। करीम उस पर जरा भी गुस्सा नहीं करता और अपनी बीवी के परेशानी को समझकर उसका साथ देता है। इसके बाद वो फरहाना को लेकर अपनी पहचान वाली एक लेडी पुलिस के पास में जाता है। वहाँ से इन सभी ने मिलकर ये प्लान बनाया कि फरहाना कल डेलन के पास में जाएगी। इधर फरहाना भी अपने ऑफिस वाले विवेक के जरिए सारे रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पुलिस को देती है। यहाँ पर करीम के साथ में पुलिस भी आई होती है। पुलिस यहाँ आकर डेलन को रंगे हाथों गिरफ्तार करती है। फरहाना कहती है, तुम एक साइको आदमी हो, तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। इस मूवी में ये बताया गया है चाहे कोई अजनबी इंसान हमसे कितने ही प्यार से बातें करे, हमें उन पर बिना जाने भरोसा नहीं करना चाहिए और हम लोग जब भी किसी मुसीबत में फंस जाए तब हमें अपनी
प्रॉब्लम्स को किसी अपने के साथ में शेयर करनी चाहिए। फरहाना के सूझबूझ और उसके पति के समझदारी की वजह से फरहाना की जिंदगी खराब होने से बच गई और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।